हेलो एवरीवन। आपका हमारे सारथी बैच नीट 2025 फिजिक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सारथी बैच के फर्स्ट चैप्टर यूनिट इन मेजरमेंट से, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ इवेंट्स लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इवेंट है, उस फर्स्ट इवेंट में हम इस मार्कर की मदद लेंगे। मार्कर हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। आप इस मार्कर की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो हमारे पास ये मार्कर है और इस मार्कर को हम ग्राउंड से h हाइट से ले जाके फ्री रिलीज करते हैं। ये ग्राउंड से कितने हाइट पे, h हाइट पे। और जैसे हम इसको फ्री रिलीज करेंगे, तो फ्री रिलीज करते ही मार्कर कहाँ की तरफ जाना शुरू करेगा, नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। अब इस इवेंट को आप 1 टाइम्स कीजिए, 1000 टाइम्स कीजिए या मिलियन टाइम्स कीजिए, ईच एंड एवरी टाइम आपको सेम रिजल्ट मिलेगा कि जैसे आप इस मार्कर को ग्राउंड से h हाइट पे ले जाकर फ्री रिलीज करेंगे, ये ऑलवेज ईच एंड एवरी टाइम कहाँ की तरफ फॉल करेगा, नीचे की तरफ फॉल करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस मार्कर को नीचे की तरफ कौन लेके गया। कि यहाँ पे कोई इनविजिबल लिफ्ट थी जो इस मार्कर को नीचे की तरफ लेके गई। अगर यहाँ पे कोई इनविजिबल लिफ्ट होती जो मार्कर को नीचे की तरफ लेके जा रही थी, तो वही इनविजिबल लिफ्ट मार्कर को ऊपर की तरफ भी लेके जाती। बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी इनविजिबल लिफ्ट नहीं है। तो क्या ये मार्कर अपनी मर्जी से नीचे की तरफ गया? अगर ये मार्कर अपनी मर्जी से नीचे की तरफ जाता, तो ये मार्कर अपनी मर्जी से ऊपर की तरफ भी जा सकता था। ये मार्कर हवा में भी तैर सकता था अगर इसकी मर्जी होती तो। बट यहाँ अगेन मार्कर ना तो ऊपर गया और ना ही हवा में तैर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे मार्कर की भी कोई मर्जी नहीं थी। तो अगर इस मार्कर के नीचे जाने का, या फिर मार्कर की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ग्राउंड से h हाइट पे ले जाकर फ्री रिलीज करते हैं, तो उसके नीचे जाने के पीछे का कारण अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे के कॉज जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके पीछे का जो कॉज होता है, कारण होता है, वो होता है अर्थ की ग्रेविटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी ने इस मार्कर को क्या किया, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से मार्कर कहाँ की तरफ जाना शुरू करता है, ये मार्कर ग्राउंड की तरफ जाना शुरू करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ग्राउंड की तरफ क्या होना शुरू करता है, अट्रैक्ट होना शुरू करता है। तो यहाँ पे इस इवेंट के पीछे के कारण कौन था? इस इवेंट के पीछे का कारण था, कॉज था ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अच्छा, अब अगर हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ की बात करें, तो ग्रेविटी क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक बात को गौर से देखें, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस पूरे इवेंट को एक्सप्लेन कौन सी क्वांटिटी ने किया? फोर्स ने किया। फोर्स ने इस पूरे इवेंट को एक्सप्लेन किया है। और ये जो इवेंट था हमारा कैसा था? नेचुरल इवेंट था। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वांटिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये स्पेशल टाइप की क्वांटिटी क्यों हुई, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों हुई? ये फिजिकल क्वांटिटी ही क्यों हुई? क्योंकि इसने क्या करा, इसने एक नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन किया। इसने क्या किया? नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी जो नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन करती है, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे इस केस में या इस वाले इवेंट में हमारी जो क्वांटिटी थी फोर्स, उसने क्या करा है? उसने इस नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? फोर्स एक ऐसी टाइप की क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक इवेंट और लेते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये बॉम्ब है। ये क्या है? बॉम्ब, जिसका मास क्या है? कैपिटल एम है। और ये बॉम्ब किस में रखा हुआ है? रेस्ट में रखा हुआ है। इस इवेंट को भी हम क्या करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए इस इवेंट के हम क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। अब हुआ क्या कि कुछ इंटरनल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से बॉम्ब क्या हुआ, दो इक्वल मासेस में डिवाइड हो गया। दो इक्वल मासेस का मतलब क्या है
कि पहला जो पार्ट होगा, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया जिसके मासेस क्या थे, इक्वल थे। तो पहले पार्ट का मास m/2 और दूसरे पार्ट का मास भी कितना हो जाएगा बताइए, m/2। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ जिनके मासेस क्या थे, इक्वल थे। जब इस पूरे इवेंट को हमने ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो इसका एक पार्ट था वो कहाँ की तरफ जाना शुरू करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो कहाँ की तरफ जाना शुरू करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। अब अगर हम यहाँ पे अगेन क्वेश्चन मार्क पूछते हैं कि इस पूरे इवेंट को कौन सी क्वांटिटी एक्सप्लेन कर रही थी, तो यहाँ पर इस पूरे इवेंट को जो क्वांटिटी एक्सप्लेन करती है उसका नाम है लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम ने क्या करा, इस पूरे इवेंट को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम एक स्पेशल टाइप की क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सो बेसिकली अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो नेचुरल इवेंट को क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन कर रही हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सबसे फेमस एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स F=g m1 m2 अपॉन r²। तो ये जो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल लॉ है, वो किसको एक्सप्लेन करता है कि दो बॉडीज जिसका मास क्या है, पहले बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, और दोनों बॉडीज क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस पूरे के पूरे नेचुरल इवेंट को कौन एक्सप्लेन करता है, ग्रेविटेशनल लॉ एक्सप्लेन करता है। अब देखिए इसमें कुछ क्वांटिटी है, जैसे एक तो फोर्स है, तो फोर्स ने क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन किया, इस नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन किया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। सिमिलर आपका जी है, जी भी क्या कर रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जी मतलब हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बिकॉज ये ड्रॉपर नीट चल रहा है तो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें आपको, ये फॉर्मूला क्या होगा काफ़ी अच्छे से पता होगा क्योंकि बहुत बहुत बेसिक फॉर्मूला है। तो जी यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और अगेन क्योंकि ये जो जी है, कैपिटल जी है, ये क्या कर रहा है, नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जी क्या हमारा एक स्पेशल टाइप का क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सिमिलर हमारा जो मास है, मास भी क्या हो जाएगा, मास भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। आर, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासेस, तो डिस्टेंस भी क्या है हमारा यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल्स लिए, 2-3 इवेंट्स लिए सिर्फ इस फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो नेचुरल इवेंट्स को क्या कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं, दोज क्वांटिटीज एक्सप्लेन, और डिस्क्राइब, डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट, फिनोमेना भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को मैं शॉर्ट में पूरे चैप्टर में, ये जो हमारा पूरा चैप्टर चल रहा है उसमें मैं क्या लिखूंगा, फिर पी क्यू, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में। ठीक है, अच्छा अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला एग्जांपल फोर्स, अगले एग्जांपल की बात करें लीनियर मोमेंटम, अगले एग्जांपल की बात करें जी भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, तो मास। ठीक है, डिस्टेंस और कई सारी क्वांटिटीज हैं जो कि नेचुरल इवेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेशन और है जो कि काफ़ी जगह आपको अ, लिखी हुई मिलेगी, तो उसको भी हम एक डिस्कस कर लेते हैं विद इन अ मिनट एंड विद इन अ 2 मिनट्स। ठीक है, आप फिलहाल इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
तो देखिए जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन ये है कि जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं मास, तो मास को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 kg या 2 kg या 5 kg। ऐसे टाइम, तो टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, जैसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स, फोर्स को भी हम मेजर कर सकते हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। ऐसी वर्क डन को भी हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि हैप्पीनेस, क्या हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप आज कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने अमाउंट में खुश हैं? तो हम हैप्पीनेस का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अमाउंट नहीं बता सकते हैं कि हम कितने अमाउंट में खुश हैं। हम अपनी हैप्पीनेस को क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हैप्पीनेस है हमारी, जो हमारी खुशी है, वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ऐसे इमोशंस कह सकते हो, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, चाहे हम हैप्पी है, चाहे सैड है, तो हम किसी भी इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हम इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते हैं और ये इमोशन जो है मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इमोशंस हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज की जो अगली डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो ये है कि हम मेजरेबल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगली डेफिनेशन इसकी, दोज क्वांटिटीज that can be measured is called physical quantities। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, अगेन एग्जाम्पल, मास, मास को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, वर्क डन, वर्क डन को भी हम मेजर कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो इसी से मिलता जुलता है, फिजिकल क्वांटिटीज से, और वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहला है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और सेकंड है हमारा डराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले आएगा यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसी को बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं और एलिमेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम और है, बेस एंड एलिमेंट्री। खैर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा आपका फंडामेंटल यूज़ होगा, तो बाकी के दो नाम को लेके आपको पैनिक नहीं होना है, उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। सेकंड क्या है आपका, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए इसको समझने के लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। तो सपोज आपको क्या करना है, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग के जो आपके मैनेजमेंट है या ऑनर है, वो बोलते हैं कि आपको फीस सबमिट करनी है। तो जब वो आपको फीस सबमिट करने के लिए बोलेंगे तो बेसिकली आप क्या करेंगे,
क्या आप उनकी फीस उसी टाइम एट दैट मोमेंट ही सबमिट कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज आप डिपेंडेंट हो। किस पे डिपेंडेंट हो? अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। तो आप क्या करेंगे? आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और पेरेंट्स के पास जाके क्या करेंगे? आप अपनी कोचिंग की फीस मांगेंगे। अब क्या होगा? जब आप अपने पेरेंट्स से कोचिंग की फीस मांगेंगे, तो क्या आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से कोचिंग की फीस मांगने जाएंगे? क्या आपके पेरेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है? ऐसा तो नहीं है ना। वो तो इंडिपेंडेंट है। वो क्या करेंगे? वो आपको फीस एट दैट मोमेंट उसी टाइम दे देंगे ताकि आप अपनी फीस पे कर सके। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि जो आप हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली क्या है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। और जो पेरेंट्स हैं वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी सिमिलर कुछ ऐसा ही है। जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको आपको उन उन आपके पेरेंट्स को यहाँ पर जो कंपैरिजन करना है, वो किसके साथ करना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ। और जो आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको आपके किसके साथ कंपैरिजन करना है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, सिमिलर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? जो कि इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। और डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब आप लोग। तो जैसे आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, ऐसी डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ भी किस पे डिपेंडेंट होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिपेंड डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो मास। मास है। मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। टाइम, लेंथ। और अगर हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का जो पहला एग्जाम्पल है वो है वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट देखो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट लंबाई होती है ना। कहते हैं ना कि 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया, 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। और अपॉन क्या है? टाइम। तो हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? लेंथ है। और जो दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? टाइम है। तो टोटल दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। तो क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो दो अलग-अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलर हमारा जो अगला एग्जांपल होगा क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी क्या है? एक प्रकार का डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी वर्क डन भी लिख सकते हो आप। वर्क वर्क भी क्या है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। फोर्स भी क्या है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिलहाल 2-3 एग्जांपल सफिशिएंट है। धीरे-धीरे हम इसको और समझेंगे जैसे-जैसे चैप्टर ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिट। यूनिट।
अब देखिए यूनिट को समझने के लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप मार्केट जाइए और मार्केट से चीनी लेकर आइए। तो आप क्या बोलेंगे कि कितने अमाउंट में चीनी लेकर आना है? तो अब आपके पेरेंट्स ने कहा कि 2। बट 2 कितना? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम चीनी से तो कुछ नहीं होगा। या 2 दाने, तो 2 दाने चीनी से भी कुछ नहीं होगा। क्या 2 केजी? तो हाँ, 2 केजी चीनी से कुछ हो सकता है, चाय पानी कुछ बन सकता है, शरबत वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो, लस्सी वगैरह। पर 2 कुंटल भी हो सकता है, क्या पता आपका जो फैमिली है वो होलसेल का बिजनेस करती हो। 2 टन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके पेरेंट्स ने कहा कि चीनी लेकर आनी है आपको मार्केट से कितना? 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके पेरेंट्स द्वारा आपको अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट में आपको चीनी लेकर आना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चीनी की जो मेजरेबल क्वांटिटी है, उस मेजरेबल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वो स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या थी इस केस में? या तो ग्राम, या तो किलोग्राम, या तो कुंटल, या तो टन। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन स्टैंडर्ड्स पैरामीटर की, ग्राम, किलोग्राम, टन, कुंटल, ये सारी के सारी क्या हैं? सारी की सारी यूनिट्स हैं। सो बेसिकली अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जिन स्टैंडर्ड्स पैरामीटर का यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। जैसे इस केस में क्या था? इस केस में हमने जो 2 केजी चीनी लेकर आए, तो 2 केजी चीनी का मतलब क्या था? आप देखो, 2 केजी चीनी। तो यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी बताइए? मास। हमने मास को मेजर किया, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया। और किस स्टैंडर्ड पैरामीटर के हेल्प से मेजर किया? यहाँ पे केजी की मदद से हमने क्या करा? इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है। तो यहाँ पर जो केजी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका यूनिट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? यूनिट। तो यूनिट मतलब देखो, नाम से ही पता चल रहा है यूनिट। यूनिट मतलब 1। मतलब जितने भी हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर होंगे यहाँ पे मेजरमेंट के लिए, चाहे वो आपका केजी हो, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो टन हो, चाहे वो कुंटल हो। और जरूरी नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी हर बार आपकी मास हो। आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है? लेंथ भी हो सकती है। तो लेंथ के केस में क्या होगा बताइए? मीटर होगा, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए इसका नाम दिया गया यूनिट। यूनिट नाम से ही पता चला, यूनिट मतलब 1। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या उस स्टैंडर्ड पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मार्क है कि हमने यहाँ पे 2 केजी लिखा है, यहाँ पे 1 तो नहीं है स्टैंडर्ड पैरामीटर हमारा। तो 2 केजी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर है केजी, वो टोटल इस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार मेजर करी गई है? 2 बार मेजर करी गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? 2 केजी आया। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि ऋषिकेश से जो दिल्ली है उसका डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। अब देखो 250 किलोमीटर, तो सबसे पहले ये बताओ कि जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होगी? तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है? लेंथ। अभी जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसके मेजरमेंट के लिए? 250 किलोमीटर। तो किलोमीटर यहाँ पर क्या है बताइए? यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इसके मेजरमेंट के लिए जिस स्टैंडर्ड पैरामीटर का हम यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या? किलोमीटर। बट अगेन हमने क्या कहा था? यूनिट। तो कोई भी जो स्टैंडर्ड पैरामीटर होगा जो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा होगा, उसका जो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है? लेंथ को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड पैरामीटर का हमने यूज किया है, मतलब किलोमीटर का, जो कि हमारा यूनिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? किलोमीटर प्लस किलोमीटर। और टोटल कितने टाइम्स आएगा ये किलोमीटर? 250 टाइम्स। क्योंकि टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें
तो टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है यहाँ पे 250 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, हमारा जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, जो कि हमारा क्या है, लेंथ है, किलोमीटर है, वो किलोमीटर यहाँ पे कितनी बार मेजर हो रहा है? 250 बार हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किलोमीटर को हमने कितनी बार मेजर किया? 250 टाइम्स। तो 250 बार हमने मेजर किया है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ऋषिकेश से दिल्ली का जो क्या है डिस्टेंस है वो कितना है? 250 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज थी, वैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्या आ जाएंगे? हमारी यूनिट आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ यूनिट। अब जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की थी, वैसे हमारी यूनिट में कितने टाइप्स की होंगी? दो टाइप्स की हो जाएंगी। पहली फंडामेंटल यूनिट, जो कि इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट यूनिट होगी। और दूसरी क्या थी हमारी? डराइव्ड यूनिट, जो कि डिपेंडेंट होगी। किस पे? फंडामेंटल पे। डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट। तो जैसे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं, सिमिलर हमारे यूनिट के दो टाइप्स हैं। जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल इंडिपेंडेंट थी, ऐसी यूनिट में भी जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होगी वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी में डराइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड थी किस पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। सिमिलर हमारा जो क्या होगा, डराइव यूनिट होगा, वो डिपेंड होगा किस पे? फंडामेंटल यूनिट पे। दोनों की डेफिनेशन सेम है, मतलब ऐसा डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखिए वहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल था फिजिकल क्वांटिटी में, मास था। और अगर हम मास के यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो एग्जाम्पल भी केजी हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या था एग्जाम्पल? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, वो अगला यूनिट क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है। तीसरा क्या था हमारा वहाँ पे? लेंथ। लेंथ का अगर हम यूनिट की बात करें तो किलोमीटर या सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं, या मीटर भी हम कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे। अगर हम डराइव की बात करें तो वहाँ हमने वेलोसिटी लिया था। वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? सॉरी, स्पीड लिया था या वेलोसिटी लिया था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया तो इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी है। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, जो भी आप लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। अपॉन टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। पहली फंडामेंटल यूनिट है यहाँ पे मीटर, और दूसरी फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेकेंड। तो दो फंडामेंटल यूनिट ने मिलकर क्या बनाया? एक डराइव यूनिट बनाया, जिसको हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर और एग्जाम्पल की बात करें तो मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ये भी हमारा क्या है? डराइव यूनिट है, क्योंकि कई सारी फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हमने क्या करा है? यहाँ पे एक डराइव्ड यूनिट को लिखा है। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक्स हैं, बेसिक्स जरूरी हैं, और इन बेसिक्स के बिना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो बेसिक्स पे होता है। अगर आप बेसिक्स यहाँ पे करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली
आगे चल के जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको अप्रोच करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स हैं। तो इन बेसिक्स को पहले आप अच्छे से कर लीजिए, फिर इसी लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में। तो फिलहाल तो बेसिक करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो टोटल यहाँ हमारे पास क्या है, 4 सिस्टम है, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे सिस्टम की बात करें, यहाँ पे मैं सिस्टम लिख देता हूँ। सबसे पहला सिस्टम है हमारा FPS। जो दूसरा सिस्टम है वो है CGS। तीसरा सिस्टम है MKS और चौथा सिस्टम है SI। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी यहाँ पे होगी लेंथ, जिसको हम मेजर करने वाले हैं। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मास, जिसको हम मेजर करने वाले हैं। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी यहाँ पे टाइम। तो अगर हम FPS सिस्टम की बात करें तो FPS में जो F है वो लेंथ की यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं फुट। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपनी हाइट को मेजर करते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, 4 फुट है, 5 फुट है, 6 फीट है, 7 फुट है। तो बेसिकली अगर लेंथ की यूनिट की बात करें FPS सिस्टम में तो वो होता है हमारा फुट। अगर मास की बात करते हैं तो मास, यहाँ पे मास की यूनिट होती है पाउंड। जैसे हम कहते हैं कि 2 पाउंड का केक दे दो, 4 पाउंड का केक दे दो। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने पाउंड का केक होता है, पर जब हम केक लेने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हम पाउंड में केक की डिमांड करते हैं। तो पाउंड क्या होती है, पाउंड मास की यूनिट होती है FPS सिस्टम में। तीसरा है एस का मतलब यहाँ पे होता है सेकेंड। मतलब टाइम को जो हम मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। ठीक है, और सबसे अच्छा क्या है यहाँ पे, टाइम है। क्योंकि टाइम जितनी भी आपके सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम में सेकेंड ही रहेगा। वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि टाइम सबसे बढ़िया है यहाँ पे। अब देखो CGS अगला सिस्टम है हमारा। सी में यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। मतलब लेंथ का जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में होगा। जी यहाँ पे क्या है, ग्राम। मतलब जो मास का मेजरमेंट है वो ग्राम में होगा। एस क्या है, सेकंड। तो टाइम का मेजरमेंट किस में होगा, सेकंड में होगा। बात करते हैं अब MKS। तो MKS में M का मतलब है यहाँ पे मीटर। मतलब लेंथ का जो क्या है मेजरमेंट है वो मीटर में होगा। K क्या है यहाँ पे, किलोग्राम। मतलब जो मास है, मास का मेजरमेंट किस में होगा, किलोग्राम में होगा। S क्या है, सेकंड। मतलब जो टाइम है, टाइम का मेजरमेंट किस में होगा, सेकंड में होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे SI। सबसे पहले तो SI सिस्टम की फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे SI सिस्टम में लेंथ की, तो लेंथ का मेजरमेंट यहाँ पे SI सिस्टम में मीटर में होता है। मास की बात करें तो मास का मेजरमेंट होता है यहाँ पे किलोग्राम में। और अगर हम टाइम की बात करें तो SI सिस्टम में टाइम का मेजरमेंट होता है यहाँ पे सेकंड में। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो MK सिस्टम में और SI सिस्टम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो लेंथ है MK सिस्टम में वो मीटर में मेजर हो रही है, सिमिलर SI सिस्टम में भी मीटर में मेजर हो रही है। अगर मैं मास की बात करूँ तो मास MK सिस्टम में किस में हो रही है, किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं हम। सिमिलर यहाँ पे SI सिस्टम में भी हम किस में मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं। और टाइम की तो बात ही हटा दीजिए, वो तो ईच एंड एवरी सिस्टम में हमारा क्या है, सेकंड में ही मेजर हो रहा है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किन दोनों में, MK सिस्टम में और SI सिस्टम में, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या जरूरत पड़ी एक एक्स्ट्रा सिस्टम बनाने की। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि SI सिस्टम में 2 फिजिकल क्वांटिटीज और ऐड हो जाती हैं।
जो हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी वो प्लेन एंगल और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मर्ज जब हम करते हैं, मर्ज करने का मतलब दोनों को जब हम साथ में लेके चलते हैं, तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो गई। तो ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक मत होना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये दोनों की दोनों जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो एमके सिस्टम में नहीं थी। तो एमके सिस्टम में नहीं थी, तो जब हमने क्या करा, इन सप्लीमेंट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया, जब इस सप्लीमेंट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया, तो यहाँ पे हमने एक नए सिस्टम का नाम दे दिया जिसको हमने कहा एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में और एमके सिस्टम में यही डिफरेंस है कि एमके सिस्टम में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, बट एसआई सिस्टम में हमारा क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एसआई सिस्टम में क्या हो गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो गई। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वहीं से बनेंगे, अगले टॉपिक से ही। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा और अटेंशन पे करना पड़ेगा आपको, और ये सब बेसिक था, जरूरी था, बिकॉज इस बेसिक के बिना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, इसलिए मुझे कराना जरूरी लगा। ठीक है, सो काफ़ी मज़ा आएगा अगले टॉपिक से, क्योंकि क्वेश्चंस भी हमारे शुरू होने वाले हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स, दोनों की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम और ऐड करने वाले हैं, हमने कहा था ना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम अलग से पढ़ेंगे। तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिलहाल एक चीज और क्या ऐड करने वाले, जो मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले बोल रहा था इन सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, वो है डायमेंशन फार्मूला। यहीं से हम डायमेंशन फार्मूला की शुरुआत करते हैं और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और नीट में आपका ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से आपका कंफर्म आएगा ही आएगा, मे बी 2 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका आना कंफर्म है। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल हमारा जो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की जो बुनियाद है उसको करते हैं, फाउंडेशन है उसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट, और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। सबसे पहली मास, दूसरा लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। ये 5 तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5, बाकी के 2 थोड़े से यूजलेस है, बट ठीक है हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी के 2 भी मैं लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फाइनली जो सबसे ज्यादा यूजलेस है, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें,
तो इसका जो यूनिट होता है किसका, सबसे पहले मास की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे यूनिट हमें लिखना है एसआई सिस्टम में, मतलब एमके सिस्टम में। तो मैक्सिमम जो हमारी फिजिक्स जाएगी, उस मैक्सिमम फिजिक्स में हमें एमके सिस्टम या एसआई सिस्टम का ही यूज करना है। मैक्सिमम इसलिए कहा कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पे हम सीजे सिस्टम में भी काम करेंगे, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में भी काम करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल हमें काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स, इन दोनों ब्रांचेस में हमें एमके सिस्टम को यूज करना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट की। और वो यूनिट कौन से सिस्टम का है, एमकेएस। एमकेएस मतलब एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब एसआई सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे ऐड होने वाली है, ठीक है। फिलहाल तो किसकी बात करते हैं, मास की। मास की जो हमारी क्या एसआई यूनिट है वो किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये सातों के सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इस सातों के सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला भी आपको याद होने चाहिए। तो डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसके लिखते हैं, मास। अब देखो मास का जो पहला लेटर है वो क्या है, एम। और इस एम का हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर उठाएंगे। तो कैपिटल लेटर क्या हो जाएगा, एम। और यही मास का क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला होगा, अगर हम इसको डब्बे में पैक कर देंगे। सिमिलर लेंथ, अगर हम लेंथ के डायमेंशन फार्मूला की बात करें, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, अब देखो लेंथ का कैपिटल लेटर क्या है, एल। मतलब फर्स्ट लेटर क्या है, एल। उसको कैपिटल लिखेंगे और इसे डब्बे में पैक कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ का आपका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे टाइम। अब टाइम का जो फर्स्ट लेटर हो क्या है, टी। टी का यहाँ पे हम कैपिटल लेटर लिखेंगे और ऐसे डब्बे में पैक कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। तो ये डायमेंशन है किसका, ये डायमेंशन है मास का, ये डायमेंशन है लेंथ का, और ये फाइनली डायमेंशन है हमारा किसका, टाइम का। और ये डायमेंशन आपको याद होने चाहिए कि मास का डायमेंशन एम, लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी। चलिए अगली बात करते हैं, अगली फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो अगला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर का टी नहीं लेना है। अगर हम टेम्परेचर का टी लेंगे तो टाइम के साथ क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स पे फोकस करेंगे। तो जैसे टेम्परेचर का जो हमारा यूनिट है वो क्या है, यहाँ पे देखिए केल्विन। अब केल्विन का फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे, के। तो इसका हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे। और यही जो हमारा क्या होगा, कैपिटल के होगा, ये टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, बेसिकली टेम्परेचर का। अगला किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट की। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। अब ये जो यूनिट है एम्पियर, इसका हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए, जो आपका फर्स्ट लेटर है। तो इसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखेंगे और इसको ऐसे डब्बे में पैक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में देखो क्या है, मोल। तो ये हमारा हो जाएगा मोल, जो कि यूजलेस है। और अगला क्या है हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। कैंडेला का क्या हो जाएगा, सी डी। तो ये आपको याद होना चाहिए और बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि आपका क्या होने वाला है, ये डायरेक्ट यूज होने वाला है। फिलहाल क्या है, टोटल 5 हमारे इंपॉर्टेंट है। ये दो आपको याद भी नहीं रहेंगे, चलेगा, बट ये 5 आपको क्या है, बिल्कुल अच्छे से रट जानी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे कि हमने कहा था कि एसआई सिस्टम में और एमकेएस सिस्टम में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है उस अगले टॉपिक में हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं। तो जैसे ही क्या होता है,
एमके सिस्टम में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं, अब वो एमके सिस्टम नहीं रह जाता है, अब वो कौन सा सिस्टम हो जाता है, एसआई सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो यही छोटा सा डिफरेंस था एसआई सिस्टम में और एमके सिस्टम में। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कंप्लीट एसआई सिस्टम की बात करते हैं, और कंप्लीट एसआई सिस्टम की बात करने का मतलब है कि हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की भी बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो टोटल यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। तो जो हमारा जो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल, और दूसरा है हमारा यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल। अब मेरा सवाल ये है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल क्या है, क्यों सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो बेसिकली प्लेन एंगल होता है 2D बॉडीज में, और जो सॉलिड एंगल होता है वो किस में होता है, 3D बॉडीज में। 2D बॉडीज कौन कौन से हैं, 2D बॉडीज है हमारे सर्कल, डिस्क, और अगर हम 3D बॉडीज की बात करें तो 3D बॉडीज कौन कौन से है, स्पेयर। अब स्पेयर में आपका होलो स्पेयर भी हो सकता है, सॉलिड स्पेयर भी हो सकता है, और सिलेंड्रिकल और कोन, कोन में अगेन होलो कोन भी हो सकता है और सॉलिड कोन भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल भी आपका क्या है, 3D बॉडीज है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्लेन एंगल की, तो बेसिकली प्लेन एंगल आप किन बॉडीज के लिए यूज करने वाले हैं, 2D बॉडीज के लिए यूज करने वाले हैं। और जो सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल बेसिकली आप किन बॉडीज के लिए यूज करने वाले हैं, 3D बॉडीज के लिए यूज करने वाले हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस है 2D और 3D को लेके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मूले की, किन किन के फॉर्मूले की, प्लेन एंगल के और सॉलिड एंगल के। तो अगर हम प्लेन एंगल के फॉर्मूले की बात करें तो प्लेन एंगल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, और जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। फिलहाल हम क्या करेंगे, प्लेन एंगल के फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, सॉलिड एंगल के फॉर्मूले पे हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज सॉलिड एंगल आपका क्या है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ज़्यादा यूज नहीं होगा, मतलब यूज ही नहीं होगा आप ये कह सकते हैं। तो जो चीज़ यूज नहीं है उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल आपका प्लेन एंगल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे चल के, तो हम प्लेन एंगल के फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेन एंगल की, तो प्लेन एंगल कौन सी बॉडीज में पॉसिबल है, 2D बॉडीज में पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक 2D बॉडी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2D बॉडी ड्रॉ करा। अगर हम यहाँ पे 2D बॉडी की बात करें, या तो ये सर्कल होगा या फिर क्या होगा, इधर ये डिस्क होगा। तो आसान क्या है, आसान फिलहाल सर्कल है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, सपोज ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, और चलते चलते कुछ टाइम बाद कहाँ पहुंच जाता है, पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, पॉइंट बी पर पहुंच गया, और पॉइंट बी पे पहुंच के वो क्या हो जाता है, वहां पे रुक जाता है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, सेंटर से पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमिलर, सेंटर से ही ये जो हमारा सेंटर है सर्कल का, उससे हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इस पार्टिकल ने, इस ऑब्जेक्ट ने सरकमफेरेंस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये क्या है, ये आपका सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस क्या है, ये देखिए, ये रहा, ए से बी तक जाने में। तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे इस पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है
इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो बेसिकली आर्क क्या होता है, आर्क होता है अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमारे क्या होता है, आर्क होता है। और जो हमारा क्या है यहाँ पे, सेंटर से पॉइंट ए के बीच, पॉइंट ए के जो हमारे क्या है, सेंटर से पॉइंट ए के बीच हमने क्या करा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। सिमिलर, सर्कल के सेंटर से हमने पॉइंट बी पे जो लाइन ड्रॉ करी है उसे भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो बेसिकली रेडियस क्या है कि अगर हम सेंटर से सरकमफेरेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। और ईच एंड एवरी केस में, मतलब ये किसी भी पॉइंट पे, सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, वो हमेशा क्या होगा, रेडियस होगा। और ईच एंड एवरी केस में ये आपका इक्वल होगा। इक्वल कहने का मतलब है अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर होगा। ऐसे सिमिलर अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ सरकमफेरेंस पे, और ये लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया, तो अगेन ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस भी आपका आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्लेन एंगल की। तो अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो देखो, पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब गया तो इसने इसके सेंटर के साथ कुछ एंगल क्या करा, कुछ एंगल रोटेट किया, कुछ एंगल बनाया। तो ये देखो, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल थीटा। और ये जो एंगल थीटा है यही हमारा क्या है, यहाँ पे प्लेन एंगल है। ठीक है, तो सेंटर के साथ पार्टिकल जो एंगल बनाएगा वही हमारा एंगल क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल की क्या है, यहाँ पे रेडियस अपॉन रेडियस का होल, सॉरी एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज आगे हमारा ये यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा यूज़ होगा, जो काफ़ी अच्छे से हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो है हमारा यूनिट। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है रेडियन। अब ध्यान रखना, रेडियन, रेडियन कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। तो आपको यूनिट को एसआई सिस्टम में लेके चलना है। एक डिग्री भी होता है एंगल, एंगल का यूनिट, तो आपको डिग्री नहीं लिखना है। ठीक है, आपको एसआई सिस्टम में लेके चलना है, और एसआई सिस्टम में क्या होता है, रेडियन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए सॉलिड एंगल की यूनिट की बात करें तो ये होता है स्टेरेडियन। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, सॉरी यूनिट हो जाएगा दोनों का। ठीक है, चलिए आगे क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, डायमेंशन फार्मूला। फिलहाल तो थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन फार्मूला के लिए ये वाला स्पेस रफ कर लेता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम, डायमेंशन फार्मूला की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल का डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्लेन एंगल के डायमेंशन फार्मूला की बात करूँ तो बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिखते हो, तो जो हमने स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, जिसमें 5 हमारी इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी 5, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली उन 5 फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और उन 5 फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वैसे तो टोटल 7 है, ठीक है 5 नहीं है, बट वो 2 थोड़ी सी यूजलेस है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो उन 5 की ही मदद से हम क्या करने वाले, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, उन सारी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने वाले हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन एंगल के लिए भी हम क्या करेंगे, उन्हीं 7 में से किसी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट की हेल्प लेने वाला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फंडा डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको उसके फॉर्मूले पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे बेसिक फंडा है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आप कह सकते हैं डायरेक्टली शुरू हो चुके हैं। ठीक है,
तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको उसके फॉर्मूले पे फोकस करना है। उसके फॉर्मूले के हेल्प से आप उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या करेंगे, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मुझे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, प्लेन एंगल का। अब अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं तो प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है बताइए, आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर मैं यहाँ पे आर्क की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। प्लेन एंगल को मैं थीटा से नोटेट करता हूँ और थीटा को ऐसे डब्बे में पैक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्या करा, उसके नोटेशन को डब्बे में पैक कर दिया, अब ये डायमेंशन हो गया। तो थीटा डायमेंशन, थीटा मतलब प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का डायमेंशन हो गया ये, इज इक्वल टू आर्क। तो आर्क की अगर हम बात करेंगे तो आर्क क्या था, यहाँ पे देखिए एक सर्कल था। अब सर्कल पे क्या था, एक पार्टिकल था जिसने पॉइंट ए से क्या करा, पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब क्योंकि ये डिस्टेंस था, ये एक प्रकार से क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है। तो इनडायरेक्टली क्या था, लेंथ था। तो इसका मतलब अगर मैं आर्क की बात करूं तो आर्क क्या है, आर्क इनडायरेक्टली हमारा क्या है, या डायरेक्टली लेंथ है। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ का जो हमारा क्या था, डायमेंशन था। तो लेंथ का डायमेंशन क्या बताया था, लेंथ का पहला लेटर क्या है, देखो एल। एल को क्या करेंगे, हम कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल लिख के क्या करेंगे, उसको डब्बे में पैक कर देंगे। तो हमारा जो आर्क का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, लेंथ के डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन होगा। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बताओ, एल। इसलिए कहा था कि याद रखना है। अच्छा अब बात करते हैं रेडियस। तो यहाँ पे देखो रेडियस भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, डिस्टेंस है, सेंटर से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस भी लेंथ हो जाएगा। तो रेडियस भी क्या हो गया बताओ, लेंथ ही हो गया। अब अगेन लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी डायमेंशन नहीं बचेगा। तो इसको बोलते हैं हम डायमेंशन लेस। और इसको लिखने का तरीका होता है एम जीरो, मतलब एम भी जीरो है। अब देखो एल से एल कैंसिल हो गया तो एल कितना है, एल भी जीरो है। और टी तो यहाँ पे था ही नहीं, तो टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका होता है किसको, डायमेंशन लेस को। तो जहां आपको डायमेंशन लेस लिखा हुआ आए, इसका मतलब क्या है, वो एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो है। ठीक है, मतलब एम बी जीरो, उसमें एम बी क्या है आपका, प्रेजेंट नहीं है, एल भी प्रेजेंट नहीं है और टी भी प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि एम तो प्रेजेंट था ही नहीं, टी भी प्रेजेंट नहीं था, और एल जो प्रेजेंट था वो एल से एल कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल होने के बाद कितनी पावर बचेगी, इसकी जीरो बचेगी। तो इसमें जितनी भी हमारी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है, वो सारी की सारी क्या एब्सेंट है। इसको हम बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस। मतलब ये क्या है, हमारी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो प्लेन एंगल क्या हमारा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लेन एंगल होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं ये रफ कर देता हूँ, ये फॉर्मूला मुझे याद है, तो ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या थी बताइए, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसके बाद ये नोट, इसके बाद आपको ये लिखना है, ये पहले आएगा, उसके बाद आपको ये नोट डाउन करना है। अच्छा, सॉलिड एंगल मैंने क्या कहा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको उस पर किस पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बेसिक फॉर्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लिखा है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशन फॉर्मूला की। तो जो सॉलिड एंगल का नोटेशन होता है वो होता है आपका सिग्मा, ये वाला सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू एरिया का डायमेंशन। तो एरिया का डायमेंशन क्या है, फिलहाल आप याद कर लीजिए, अभी हम इस एरिया के डायमेंशन को निकालेंगे थोड़ी देर बाद।
एरिया का डायमेंशन होता है L की पावर 2, और क्योंकि डायमेंशन है तो ऐसे डब्बे में पैक करना, हम इसको नहीं भूलेंगे। अपॉन, अब देखिए अपॉन है ना, तो अपॉन में ही लिखेंगे। रेडियस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, रेडियस क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ होती है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, तो रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब देखो रेडियस की पावर कितनी है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, एल की पावर 2 लिखना पड़ेगा। अगर पावर 3 होती तो 3 लिखते हैं, पावर 1/2 होती तो कितना लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो फॉर्मूले में जो पावर होगी वही पावर हम क्या करेंगे, डायमेंशन में भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एम तो इसके पास था ही नहीं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, m0 l0 t0, मतलब कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई भी इकलौती भी नहीं है, सारी की सारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है वो अब्सेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे m भी 0 है, l भी 0 है, t भी 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सॉलिड एंगल है वो भी क्या होगा, प्लेन एंगल की तरह डायमेंशन लेस होगा। तो एंगल हमारा चाहे प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, बोथ केसेस में अगर हम दोनों के डायमेंशन की बात करेंगे तो दोनों का ही डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, मतलब m0 l0 t0। और ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल मतलब डायमेंशन लेस, अगर हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो, और काफी जगह ये यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे यही लगा, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं, एंगल के डायमेंशन से। वो कैसे आएंगे, वो करेंगे सब काफ़ी अच्छे से करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद सॉलिड एंगल। ठीक है, और दोनों का ही डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0, मतलब डायमेंशन लेस है। वो डायमेंशन लेस को लिखने का तरीका है, या तो डायमेंशन लेस बोल दीजिए या फिर उसको लिख दीजिए m0 l0 t0, मतलब दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मेरा एक क्वेश्चन इस लेक्चर का या फिर इस सीरीज का बोल सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल का भी बोल सकते हैं, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और वो है डायमेंशन ऑफ एरिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करते चले जाएंगे। इसी लेक्चर में आप देखिए कैसे इंक्रीज होगा डायमेंशन ऑफ एरिया। अच्छा, जहाँ मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली आपको अंडरस्टूड होगा कि आपको यूनिट भी कैलकुलेट करना है, यूनिट भी बताना है। ठीक है, और अगेन यहाँ थोड़ा ये चैप्टर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है कि यहाँ आपको फॉर्मूले बता दिए जाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अगेन मैंने कहा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले आप जो अटैक करेंगे, किस पे अटैक करेंगे, उसके फॉर्मूले पे अटैक करेंगे, और उसके फॉर्मूले के हेल्प से हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को क्या करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे, फॉर्मूले और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को, और फाइनली हम हमारा आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एरिया की। तो जो एरिया का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है एल इंटू बी। एल क्या होता है, यहाँ पे लेंथ होता है, तो चलो नाम से ही पता चल रहा क्या है, यहाँ पे ये लेंथ है। बी क्या है, यहाँ पे ब्रेथ, तो ब्रेथ भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है। अगर मैं बात करूँ, एक मैं स्क्वायर प्लेट बना देता हूँ। ठीक है, अभी इस स्क्वायर प्लेट का एरिया लिखना है, तो ये एल है और ये क्या है, बी है, तो ये भी एक प्रकार से लेंथ है और ये भी एक प्रकार से लेंथ है। हम कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही लेंथ है, चाहे एल हो चाहे बी हो। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा बी भी क्या हो जाएगा बताओ, बी भी लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें इसको डायमेंशन निकालना है तो एरिया का नोटेशन लिखो, एरिया का नोटेशन क्या होता है, ए, उसको डब्बे में पैक कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले पे फोकस करो, तो यहाँ पर देखो क्या है, पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है यहाँ पे, लेंथ, और लेंथ के अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूँ तो हमें याद होना चाहिए वो क्या होता है, एल। दूसरा क्या है, बी, ब्रेथ, ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ है। अगेन अगर मैं बी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो भी एल आ जाएगा। तो एल का डायमेंशन फार्मूला, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इसको पहले एल को हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं और फिर बी का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, एल क्या है यहाँ पे, एल लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल। बी क्या है यहाँ पे, बी भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला एल।
अब देखो क्योंकि पावर्स क्या है, सॉरी बेस क्या है, सेम है, तो सेम अगर बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और एल की पावर 1, एल की पावर 1 मतलब एल की पावर 2। और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हमने स्टे रेडियन मतलब सॉलिड एंगल को पढ़ा था, तो वहाँ पे एरिया का डायमेंशन क्या लिखा था, एल की पावर 2 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर 2 होता है। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके यूनिट की, अब यूनिट के लिए भी आपको फॉर्मूले पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर इसका यूनिट बात करें हम, यूनिट ऑफ एरिया पूरा लिख देते हैं। यूनिट की बात करें, तो यूनिट ऑफ एरिया की बात करें तो यहाँ पे देखो एल क्या है, लेंथ। अब यहाँ पे जो हमें यूनिट लिखना है वो किसके लिए लिखना है, एसआई सिस्टम के लिए। तो अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूँ तो लेंथ का एसआई सिस्टम में हमारा जो यूनिट था वो क्या था, मीटर। मीटर का नोटेशन एम। मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई को यहाँ पे यूनिट में लिखने का तरीका है ये माइनस साइन नहीं है। एक बार एक स्टूडेंट इसको माइनस बोल रहा था मेरा, तो ये माइनस साइन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लाई होता है किस केस में, यूनिट को लिखने के केस में। तो दूसरा क्या है, देखो ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ होती है, और लेंथ का यूनिट अगेन क्या हो जाएगा, मीटर। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर वन मतलब 2, तो यहाँ क्या आ गया आपका, बताइए, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, जो कि आपको याद होना चाहिए, और इसका जो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और यूनिट किसमें, एसआई सिस्टम में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला हमें डायमेंशन और यूनिट दोनों ही कैलकुलेट करना है, किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल किस पे अटैक करते हैं, इसके फॉर्मूले पे। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें वॉल्यूम की, ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब अगेन मुझे अगर इसका यूनिट लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम का नोटेशन होता है बी, इसको कर दो डब्बे में पैक, एल को डब्बे में पैक करो, फिर बी को डब्बे में पैक करो, और एच को डब्बे में पैक कर दो। ठीक है, अगली लाइन में बी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल बी है। अब देखो एल, एल की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो एल क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, एल। बी भी क्या है, वो भी लेंथ है, तो बी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, एल। एच, एच क्या है, हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। हाइट भी क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ होती है, तो एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सॉरी यूनिट बोल रहा था मैं, डायमेंशन। ठीक है, तो एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ऐड होके कितना हो जाएगा, एल की पावर 3। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो क्या आ गया हमारा, एल की पावर 3 आ गया। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करें, सबसे पहले एल का देखेंगे हम, अगेन फॉर्मूले पे अटैक करेंगे, एल बी एच, और तीनों मल्टीप्लाई में। तो एल क्या हमारे पास यहाँ पे देखो, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर मल्टीप्लाई, ब्रेथ का यूनिट मीटर मल्टीप्लाई, हाइट का यूनिट मीटर, क्योंकि ये भी क्या है, लेंथ है एक प्रकार से, बेस सेम है, पावर सेट हो जाएंगी, तो 1 1 1, तो एम की पावर टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम हो गया एम की पावर 3, और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गया एल की पावर 3। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कई सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे डिस्कशन, और देखो लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, बिकॉज हमें क्या करना है, फरवरी एंड तक पूरी कोशिश करनी है कि हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट तभी होगा, एटलीस्ट लेक्चर 1.5 से 1.5 घंटा तो मिनिमम जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करना है, नीट निकालना है, और 2025 का नीट आपको पता ही है थोड़ा सा हार्ड आने वाला है। और हार्ड आने का मतलब हम डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन पे स्विच नहीं कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन से धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, मुझे पता है कि थोड़ा लेक्चर लंबा जा रहा है, तो लंबा जा रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट अगेन विदाउट पेन कुछ भी गेन नहीं कर सकते हो आप। तो अगर कुछ गेन करना है तो थोड़ा सा तो पेन पेन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये वाला पेन भी और वो वाला पेन भी। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है डायमेंशन ऑफ और यूनिट।
डेंसिटी। डेंसिटी का हम क्या करने जा रहे हैं, डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगेन अगर आप लोगों को पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जाइए, जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं, तो इसलिए मैं बेसिक्स से ही बात करना पसंद करता हूँ, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हाँ, जिनको ये सब चीज़ें आती हैं वो मत समझना कि इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में आपको यही ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटे मतलब बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। धीरे-धीरे लेवल उठेगा और बहुत अच्छा लेवल जाएगा क्वेश्चंस का, बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चंस को करने में। तो फिलहाल डायमेंशन ऑफ डेंसिटी की बात करते हैं, अगेन फॉर्मूले पे अटैक करते हैं। तो अगर मैं डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करूँ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का नोटेशन कहीं-कहीं आपको रो दिखेगा, कहीं-कहीं डी दिखेगा, तो मैं यहाँ पे डी की बात कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, डेंसिटी यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स की डेंसिटी होती है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल डेंसिटी दिखा है, तो फिलहाल डेंसिटी का मतलब यही समझना मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा फिलहाल डेंसिटी आपको कुछ नहीं समझना, धीरे-धीरे वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिफरेंस है बाकी के टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़ में, ठीक है। फिलहाल डी। अच्छा, मास, तो मास को हम क्या लिख देते हैं, मास को हम ऐसे लिख देते हैं अपॉन वॉल्यूम को भी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं मास के डायमेंशन की, तो मास का डायमेंशन क्या होता है बताओ? मास का डायमेंशन होता है m, जो कि हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन हम जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, और वो क्या था, L की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L की पावर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्योंकि देखो अपॉन में था, इसलिए हमने क्या करा, अपॉन में ही लिखा। मल्टीप्लाई में होता तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब देखो क्या है, m को तो ऐसे ही रहने दो। अब जब इस L की पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे, तो L की पावर 3 को ऊपर ले जाने का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो चीज़ माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे L की पावर 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस का 3 ऊपर जाते ही। ये हो गया हमारा क्या, डेंसिटी का वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप हमेशा यूनिट निकालने के लिए कहाँ जाओ, फॉर्मूले को ही अटैक करो। कभी-कभी आप डायमेंशन की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, और यूनिट की मदद से भी डायमेंशन निकाल सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि फॉर्मूले पे थोड़ा-सा ध्यान देना, क्योंकि स्टेरेडियन और रेडियन थोड़ा-सा परेशान कर सकता है, ठीक है? बट ठीक है, जहाँ एंगल नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का एंगल नहीं है, ना तो सॉलिड एंगल है, ना तो प्लेन एंगल है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज़ अ शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो आप, ठीक है, आपका मन करे तो। और वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करूँ, यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करूँ, तो देखो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? या तो फॉर्मूले पे अटैक कर दो, या आप डायमेंशन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m L की पावर -3। तो m क्या है यहाँ पे? मास। मास का है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला है, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। अब देखो यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे केजी की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ये साइन आ गया हमारा मल्टीप्लाई का। अब देखो L की पावर -3, अगर मैं L की बात करूँ, तो L बेसिकली किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है? लेंथ का, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी बताओ? मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे L की पावर -3 है, तो यहाँ पे मीटर की भी पावर कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। -2 होता तो -2 होती, -1 यहाँ होता तो यहाँ भी -1 हो जाता। फिलहाल यहाँ पे L की पावर क्या है? -3 है, तो यहाँ पे भी मीटर की पावर कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, या उल्टा भी, इसकी हेल्प से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? बट ध्यान रखना कि कहीं रेडियन और स्टेरेडियन का फेर ना आ जाए। अगर रेडियन और स्टेरेडियन आ गए तो थोड़ा-सा परेशान कर सकता है वो आपको, ठीक है? फिलहाल तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब जैसे हमने क्या करा, डायमेंशन से यूनिट निकाला, अब हम पहले यूनिट निकालते हैं और फिर डायमेंशन निकालना सीखेंगे। इसको फिलहाल आप नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक, इसका उल्टा करके देखेंगे। उल्टा करने का मतलब हम ये कर चुके हैं, अब ये करके देखेंगे। ये करके मतलब यूनिट से डायमेंशन निकाल के देखेंगे, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगले ही क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चेंज भी करना था, चलो कोई बात नहीं। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर चेंज करते रहिए, ठीक है? फिलहाल ये हमारे यूनिवर्सल क्वेश्चन बन गया है, चलो कोई बात नहीं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो है वेलोसिटी।
ठीक है। इसी के साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी में क्या कहते हैं, डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने वाला हूँ, और वो है स्पीड। स्पीड, स्पीड बोलते हैं, स्पीड मतलब स्पीड। ठीक है, तो स्पीड और स्पीड को लेके बिल्कुल भी मत घबराना। तो फिलहाल हम क्या बात करते हैं फॉर्मूले की। अगेन, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक प्रकार से क्या होती है बताओ, लेंथ होती है कि बॉडी इतनी डिस्प्लेस होगी, कितने डिस्प्लेस होगी, 5 मीटर डिस्प्लेस हो गई, 10 मीटर डिस्प्लेस हो गई, 20 मीटर डिस्प्लेस हो गई। और टाइम तो खैर टाइम ही होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो इसका मतलब अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर। फिर क्या देखो अपॉन, अपॉन है तो यहाँ भी अपॉन में जाएगा, डिवाइड में। जैसा फॉर्मूले में है वैसा ही आपको डायमेंशन में करना होता है, वैसे ही आपको यूनिट में करना होता है। ठीक है, तो अपॉन क्या है देखो टाइम, तो टाइम की अगर मैं क्या बात करूँ, किसकी बात करूँ, एसआई यूनिट की, तो वो क्या होता है हमारा सेकेंड, एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ तो मीटर ऐसे ही रहेगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो पावर कितनी है, +1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो गया। अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का नोटेशन होता है v इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ तो फॉर्मूले की हेल्प ले लो, और अगर आप फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेना चाहते हो तो बेसिकली किसकी हेल्प लो यहाँ पे, किसकी, यूनिट की हेल्प ले सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट हम क्या करने जा रहे हैं, डायमेंशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखो मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बताओ, एल। तो यहाँ पे मीटर की जगह हमने क्या कर दिया, डायमेंशन के टर्म में क्या लिख दिया, एल लिख दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, सेकंड। सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो यहाँ पे हमने सेकंड की जगह, सेकंड की डायमेंशन क्या लिख दिया हमने बताओ, टी। अब देखो इसकी पावर कितनी, -1, तो इसकी पावर भी हम कितनी लिखेंगे बताओ, इसकी पावर भी हम -1 लिखेंगे। तो बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एल टी की पावर -1। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, विद द हेल्प ऑफ यूनिट हमने यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट किया है। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट भी आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे भी। दिमाग में रखने का मतलब यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, जो वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1 है, और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट क्या है, मीटर सेकेंड की पावर -1। चलिए, अगले क्वेश्चन में हमारी जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए हम इसको साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें जो डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट करनी है वो करनी है हमारी स्पीड की, स्पीड मतलब स्पीड की। ठीक है, तो अगर हम स्पीड की बात करें सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, और टाइम भी, टाइम तो खैर टाइम है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम तो क्या है हमारा, टाइम होता है, तो डिस्टेंस भी एक प्रकार की लेंथ हो गई। अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो इसके नोटेशन को लिखूंगा, और इसका नोटेशन क्या है यहाँ पे, एस। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस क्या एक प्रकार की लेंथ है। तो लेंथ की अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एल। अब क्योंकि फॉर्मूले में अपॉन है, मतलब अपॉन टाइम है, तो डायमेंशन फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम हो जाएगा। और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, टी। अब अगेन एल तो ऐसे ही रहेगा, अभी टी क्या है, +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। तो LT-1, ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो यूनिट देखो क्या होगा, इसकी मदद से हम यूनिट लिखते हैं, लेंथ। लेंथ को हम यूनिट में क्या लिख सकते हैं, एसआई में, एसआई यूनिट लिखना है मीटर। और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे टाइम की पावर -1 है, मतलब टी की पावर -1 है, तो यहाँ पे सेकेंड की पावर कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे
तो क्या यहाँ पे स्पीड का जो डायमेंशन है, स्पीड का डायमेंशन क्या है, देखो यहाँ पे LT-1, वही डायमेंशन हमारा किसका है, वेलोसिटी का है। और अगर डायमेंशन सेम है तो डेफिनेटली यूनिट भी सेम होगा, क्योंकि यूनिट डायरेक्ट क्या होता है, डायमेंशन से कोरिलेट होता है, कनेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे देखो क्या है, स्पीड का जो यूनिट है, स्पीड का जो हमारा यूनिट आ रखा है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर सेकेंड की पावर -1, वही यूनिट हमारी किसकी है बताओ, वेलोसिटी की भी है। इसका मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन और स्पीड का डायमेंशन क्या है, सेम है, इक्वल है, LT-1। और वेलोसिटी का यूनिट और स्पीड का यूनिट क्या है, सेम है, मीटर सेकंड की पावर -1। इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन और यूनिट क्या हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में था। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, एक तो स्पीड है और दूसरी वेलोसिटी है। तो इन दोनों का ही क्या है, जो यूनिट है और जो डायमेंशन है, एंड डायमेंशन बोथ आर इक्वल या सेम। ठीक है, तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन और यूनिट सेम हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये इसकी एक लिमिटेशन भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दूँ LT-1, तो LT-1 का मतलब क्या है, क्या ये वेलोसिटी है, क्या ये स्पीड है, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ये वेलोसिटी भी हो सकता है और ये स्पीड भी हो सकता है। तो मे बी ये स्पीड है और मे बी ये वेलोसिटी भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से या यूनिट की मदद से हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, मे बी वो हो सकता है। ठीक है, मे बी में कह सकते हैं कि मे बी वो स्पीड भी हो सकता है, मे बी वो वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सेलरेशन का। ठीक है, अच्छा, अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ, नोटेशन है ए, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए, लगभग लगभग आपको मान के चलिए वर्क डन तक याद होना चाहिए। अभी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स आएगा, फोर्स के बाद वर्क डन आएगा, वर्क डन तक आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ। ठीक है, तो वर्क डन तक मान के चलूंगा कि आपको याद होना चाहिए सारे के सारे डायमेंशन और उसकी यूनिट्स। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन ए, ठीक है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, तो उसका नोटेशन v होता है, और टाइम का नोटेशन t होता है। ये नोटेशन लिख दिया मैंने, चाहूँ तो वेलोसिटी भी लिख सकता था, टाइम भी लिख सकता था। ठीक है, और आपका मन करे तो ये लाइन स्किप कर दो, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर याद है तो डायरेक्ट ही लिख दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेट ही करना है, याद है तो डायरेक्ट लिख दो, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निकाला, इसका जो डायमेंशन था वो क्या था, LT-1, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। तो LT-1 अपॉन क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी, +1 है, देखो LT-1 ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, +1 है तो -1। ठीक है, माइनस होती तो प्लस हो जाता। अब देखो, एक टी की पावर -1 ये है, एक टी की पावर -1 है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बताओ, टी की पावर -2, बाई बाई। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट की, तो यूनिट के लिए मैं अगेन डायमेंशन की मदद ले लेता हूं। देखो एल, एल का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब ऐसा यूनिट क्या होगा उसका, मीटर होगा। एल की पावर 1 तो मीटर की पावर 1, मल्टीप्लाई
टी यहाँ पे क्या है, टाइम। अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो टाइम का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है, सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर -2 है, तो यहाँ पे सेकंड की पावर भी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का, मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में सेकंड की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको अपॉन में भेज दूँ तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगी बताओ, -2 की जगह +2। तो देखो, ऊपर से नीचे भेजो या नीचे से ऊपर भेजो, दोनों ही केस में क्या होते हैं, जो आपके साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, बेसिक रूल है। बहुत छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, बट ठीक है, इन बेसिक्स को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो सेकंड की पावर -2 मल्टीप्लाई में था, जैसे ही मैंने इसको डिवाइड में भेजा तो -2 क्या हो गया, +2 हो गया। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर भेजूँगा, तो ऊपर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 9th क्लास में पढ़ा था हमने, फिर 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या, इसका नोटेशन होता है एफ का डायमेंशन इज इक्वल टू एम का डायमेंशन इंटू ए का डायमेंशन। अगेन ये लाइन आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, डिपेंड्स। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो स्किप कर दीजिए, लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर मैं मास की बात करूं तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला था, L t-1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, L t-1। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। ठीक है, सॉरी, L t-2, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज माई मिस्टेक, L t-2। ठीक है, L t-2। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा M L t-2। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट हम किसकी मदद से लिखने वाले हैं, डायमेंशन फार्मूला के। मास का एसआई यूनिट होता है केजी, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। और सेकंड की पावर कितनी है देखो, -2। तो ये इसका हो जाएगा यूनिट। और कहीं कहीं आपको इसका यूनिट दिखाई देगा न्यूटन, कहीं कहीं क्या, मैक्सिमम जगह आपको न्यूटन दिखाई देगा। तो जहां न्यूटन लिखा है उसका मतलब क्या होगा, न्यूटन का मतलब होगा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। और एक बात और याद रखना, जहां भी आपको न्यूटन दिखाई दे तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला होगा M L t-2। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला M L t-2, क्योंकि न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M L t-2 होता है। ठीक है, अभी ये यूज होने वाला है अगले से अगले लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आज की क्लास का हम एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे आपको। ठीक है, फोर्स का हमने डायमेंशन निकाल लिया, फोर्स का हमने यूनिट निकाल लिया। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि अभी जस्ट हम यूज करने वाले हैं, M L t-2। ठीक है, चलिए अगले अगर हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला हमने, M L t-2। और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ये रहा लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, तो लेंथ का जो हमारा क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो क्या होता है, L। ठीक है, तो M ऐसे ही रहेगा। अब देखो, एक L ये रहा और एक L ये रहा, और दोनों पॉजिटिव है, तो L की पावर कितना हो जाएगा, 2, और T की पावर आ जाएगा -2। ये हो गया हमारा वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला।
अगर हम वर्क डन के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा देखो, एम, काम करते हैं, यूनिट लिख देते हैं, यूनिट ऑफ वर्क, वो क्या हो जाएगा देखो, एम। एम मतलब मास, और मास का ऐसा यूनिट केजी। एल मतलब लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ एल की पावर 2 है, तो यहाँ पे मीटर की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरा क्या है देखो, यहाँ पे टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर -2 है, तो सेकंड की पावर भी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये हमारा वर्क डन का यूनिट हो गया केजी, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2, और शॉर्ट में ही इसको हम क्या बोलते हैं, जूल। तो कहीं भी जूल लिखा दिखाई दे तो जूल का मतलब क्या है, किलोग्राम, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2। और अगर मैं जूल की डायमेंशन फार्मूले की बात करूँ, तो जूल का डायमेंशन फार्मूला होता है M L2T-2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अच्छा, फिलहाल हम इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो इसी से आपका कोरिलेट है, किससे, वॉकडन से। ठीक है, वॉकडन से ही कोरिलेट है, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे क्या आप पाएंगे, आप खुद ही देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अब इसको नोट डाउन, आपको बेसिकली डायमेंशन निकालना है एंड यूनिट निकालना है, किस किस का, काइनेटिक एनर्जी का, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, हाफ mv² और ये हो जाएगा mgh। तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या करिए, डायमेंशन निकालिए। अच्छा, यहाँ पे g क्या है, g यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना है, चलो ये आई है तो डिस्कस कर ही लेते हैं, थोड़ा सा और लेंथी कर देते हैं इस लेक्चर को, बट कोई बात नहीं, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आप चीजें यहाँ पे सीख रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा जी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखो, यहाँ पे एक शब्द आ गया, एक वर्ड आ गया, एक्सेलरेशन। अब ये किसी के भी वजह से हो, ठीक है, ये किसी के भी वजह से हो, रहेगा एक्सेलरेशन ही। समझ रहे हो ये बात, मतलब क्या है कि जो डायमेंशन और जो यूनिट एक्सेलरेशन का है, वही डायमेंशन और वही यूनिट किसका होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होगा। तो यहाँ पे जो जी का क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है, वही डायमेंशन फॉर्मूला हमारा किसका है, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब ए, इसका नोटेशन क्या था, ए था। और बेसिकली अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूँ तो कितना था, L T-2। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ फोर्स, अब फोर्स भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले फोर्स की बात करें, कुलोम, क्या कहते हैं आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, कुलोम्स फोर्स। तो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही हो, चाहे कुलोम्स फोर्स की बात चल रही हो, दोनों ही फोर्सेस का डायमेंशन और यूनिट सेम रहेगा, क्योंकि है अल्टीमेट क्या, वो फोर्स ही है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूं, डजेंट मैटर कि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी मतलब इस एक्सेलरेशन के पीछे के प्रोड्यूस होने का कारण कौन था, कॉज कौन था, रीजन कौन था, ग्रेविटी थी। चाहे वो आपकी वजह से आ रहा है, किसी की वजह से वो एक्सेलरेशन आ रहा है, अल्टीमेट है क्या, वो एक्सेलरेशन है। तो जो डायमेंशन आपका एक्सेलरेशन का होगा, जो यूनिट आपका एक्सेलरेशन का होगा, वही यूनिट वही डायमेंशन आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे 1/2 थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो फिलहाल आप नीट के बच्चे हैं, तो नीट के बच्चे क्या मैथमेटिक्स से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो अभी मैथमेटिक्स हमारी शुरू नहीं हुई है। तो 1/2 क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है। तो फिलहाल मैथमेटिक्स को साइड निकाल के फेंक दो। साइड निकाल के फेंकने का मतलब पूरा नहीं, ठीक है, साइड निकाल के फेंकने का मतलब है फिलहाल मैथमेटिक्स को थोड़ा सा साइड रखो। ठीक है, मतलब 1/2 जहाँ आपको दिखाई दे, 1/2, 1/6 या 6 पाई, सबको साइड रख दो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब 1/2 का डायमेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कल और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, कल लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। असाइनमेंट्स मिलने में अभी टाइम है, डोंट वरी। आज के लेक्चर को आपको सिर्फ जो आपने नोट्स बनाए हैं पढ़ते हुए उनको रिवाइज करना है, धीरे धीरे काम मिलेगा, एकदम से नहीं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे।
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, फिलहाल तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम थ्योरी पे जाएंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में थ्योरी शुरू की जा सकती है कि नहीं जा सकती है। फिलहाल क्वेश्चंस तो होंगे काफ़ी अच्छे, डायमेंशन एनालिसिस के, मतलब डायमेंशन फार्मूला के। चलिए आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।